नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेपनाह चाहत। दोस्तों, ये इस कहानी का तीसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी के पहले भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। श्रुति के खूबसूरत से बंगले के सामने एक पुलिस की जीप आकर रुकी। ड्राइवर सीट पर एक कांस्टेबल था और बराबर वाली सीट पर इंस्पेक्टर राघव। बंगले के गार्ड ने पुलिस की जीप को रुकता हुआ देखकर तुरंत बड़ा सा गेट खोल दिया। शायद उसे पहले से ही बता दिया गया था। इंस्पेक्टर राघव के चेहरे पर एक चिर परिचित प्यारी सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने जीप से उतरने में कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने साथ बैठे हुए कांस्टेबल से कुछ बातें की, फिर इम्तिनान के साथ जीप से नीचे उतरा। गार्ड ने दूर से उसे सलाम कर दिया। राघव ने खड़े होकर गहरी नज़र से पहले उस बंगले को निहारा, फिर आसपास के बंगले पर भी नजर डाली। तभी राघव का फ़ोन बजने लगा। उसने पूरे इम्तिनान से फ़ोन पर बात की या फिर शायद बात सुनी। इसके बाद उसने बंगले के गेट में कदम रखा। तब तक प्रकाश जी भी बगीचे की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने जीप की आवाज़ सुन ली होगी। राघव ने उनके पास जाकर उनसे नमस्ते की और हाल चाल पूछा। प्रकाश जी राघव को लेकर ड्राइंग रूम में आ गए। श्रुति और करण के साथ नीलम जी भी वहीं थी। उन सब ने इंस्पेक्टर राघव को नमस्ते की। और सुनाइए इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला उस ट्रक के ड्राइवर के बारे में? प्रकाश जी ने बड़ी उम्मीद से पूछा। नहीं प्रकाश जी, अभी तो कुछ खास पता नहीं चला। कुछ आसपास के लोगों ने उस ट्रक को खड़े होते हुए तो देखा था, लेकिन जिस जगह एक्सीडेंट हुआ वहां पर कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला। और मजे की बात यह है, उस खड़े हुए ट्रक का नंबर भी अभी तक पता नहीं चला। ओह, उन तीनों के मुंह से एक साथ निकला। राघव ने अब श्रुति की ओर अपना फोकस किया। हाँ तो श्रुति जी, क्या मैं आपसे कोई सवाल पूछ सकता हूँ? राघव के बात करने का अंदाज श्रुति को अंदर तक हिला गया। पता नहीं क्या पूछ बैठे ये ऑफिसर। झोल तो श्रुति की लाइफ में भी कम नहीं था। श्रुति को लगा कि कहीं उसने कोई आफत मोल तो नहीं ले ली। जी जरूर, श्रुति ने खुद को मजबूत किया। करण जी के साथ शादी करने से पहले क्या कभी आपको किसी ने प्रपोज किया? मतलब कोई वन साइड अफेयर? जी नहीं, कभी नहीं। एक्चुअली मैं इतनी तुनक मिजाज थी कि कोई मेरे पास ही नहीं आता था। श्रुति बोल तो गई, लेकिन तुरंत उसे एहसास हुआ कि कुछ ज़्यादा बोल गई। राघव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो फिर करण जी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? जहाँ तक मुझे पता है, उनकी और आपकी स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। फिर भी उन्होंने बकायदा आपसे शादी की, और वो भी इतनी जल्दबाजी में। श्रुति कुछ उलझ कर रह गई, लेकिन करण ने बात संभाली। जी बात यह है इंस्पेक्टर साहब कि हिम्मत मैंने नहीं दिखाई, बल्कि श्रुति ने दिखाई थी। मैं भी और सब की तरह श्रुति को घमंडी और गुस्सैली समझता था, लेकिन जब उसको समझा तो पाया कि वो बहुत ही मासूम और साफ दिल की लड़की है, और भावुक भी। उसे मेरी गरीबी से कोई एतराज़ नहीं था, बस वो सच्चे प्यार की तलाश में थी। श्रुति ने करण की और बलिहारी हो जाने वाली नज़रों से देखा। करण ने काफ़ी संतुलित जवाब दिया था, और प्रकाश और नीलम जी ने श्रुति की ओर प्यार से देखा। वास्तव में आज पहली बार उन्होंने किसी के मुंह से श्रुति की इतनी तारीफ सुनी, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। तो फिर कहीं करण के साथ ऐसा कुछ? राघव ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। नहीं सर, मुझे तो कभी इन सब बातों के लिए फुर्सत ही नहीं मिली। मुझ जैसे गरीब और साधारण से लड़के में किसी को क्या दिलचस्पी हो सकती है? मुझ पर तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। इस बार भी मोर्चा करण नहीं संभाला। राघव विरसे किसी सोच में डूब गया। अच्छा प्रकाश जी, आप बताइए, क्या कोई ऐसा आदमी जिसको श्रुति या करण की शादी के कारण कुछ नुकसान हो रहा हो, या कोई पारिवारिक दुश्मनी? जी मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है, ना ही कोई विवाद है किसी तरह का। प्रकाश जी ने बात को टालते हुए कहा। अच्छा, आपके दामाद का तो एक्सपोर्ट का बिजनेस था ना काफ़ी बड़ा? जी हाँ, बहुत ही मेहनती था मयंक। अपने बिजनेस के लिए वो दिन रात एक कर देता था। तो उनकी डेथ के बाद वो बिजनेस? इस बार प्रकाश जी कसमसा उठे। ये इंसान है या कुछ और? एक के बाद एक सवाल। लेकिन श्रुति और करण को कुछ राहत महसूस हुई कि अब वो लोग सवालों के घेरे में नहीं है, और शायद राघव की शक की सुई रंजीत तक पहुंच जाए। उनका दोस्त और बिजनेस पार्टनर रंजीत देखता है
प्रकाश जी को बताना पड़ा। तो क्या परिवार में कोई और नहीं था जो ये जिम्मेदारी ले लेता? रंजीत जी ही क्यों? पता नहीं क्यों प्रकाश जी का मन हुआ कि वो अपने बाल नोच ले, लेकिन वो तो राघव था, उसके सामने किसी की नहीं चल सकती थी। मयंक ने अपनी डेथ से पहले ही एक ट्रस्ट बना दिया था, जिसका ट्रस्टी उसने रंजीत को ही बना दिया था, इसीलिए कोई चाह कर भी उसके बिजनेस में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। आखिरकार प्रकाश जी को सब बताना पड़ा। राघव के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ गई। आपकी बेटी रितु की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी और मयंक जी को ब्लड कैंसर था। वो जानते थे कि अब वो ज़्यादा दिन नहीं जी पाएंगे, या फिर ये कह ले कि रंजीत भी जानता था कि मयंक ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, इसलिए उसने मयंक जी से सब कुछ अपने नाम करवा लिया। मतलब राघव सब कुछ जानता था, बस उन्हीं लोगों के मुंह से उगलवाना चाहता था। लेकिन रंजीत ने अपने नाम कुछ भी नहीं करवाया, बल्कि वो तो हम सबका पूरा ख्याल रखता है और वो सब कुछ प्रॉपर्टी श्रुति को ही मिलेगी, क्योंकि वो ही मयंक की वारिस है। इस बार नीलम जी ने राघव का हल्का सा विरोध करते हुए कहा, हाँ वाकई रंजीत ने कभी हमें अपनी बेटी दामाद की कमी महसूस नहीं होने दी, और श्रुति को भी वो अपने दोस्त की निशानी मानते बहुत प्यार करते हैं। प्रकाश जी ने भी पत्नी की बात का समर्थन किया। ठीक है फिर अब मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिए, जैसे ही कुछ पता चलेगा तो आपको बताऊंगा। राघव ने उठते हुए कहा। सभी ने इम्तिनान की सांस ली। मोहन को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी थी और अब वो श्रुति के बंगले में बने हुए सर्वेंट रूम में ही रह रहा था। उसकी पत्नी भी कुछ दिनों के लिए वहीं रह रही थी। श्रुति और करण काफ़ी परेशान थे कि इंस्पेक्टर राघव की तरफ से कुछ भी खबर नहीं थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ होगा, लेकिन वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं पूछना चाहते थे। आज करण ने श्रुति से कहा कि वो अपने घर जाना चाहती है, क्योंकि घर वालों से मिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। श्रुति ने कहा कि वो भी करण के साथ जाना चाहती है, लेकिन करण ने मना कर दिया। वो जानता था कि श्रुति ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती और उसकी उपस्थिति में उसके घर वाले भी सहज नहीं हो पाएंगे। श्रुति ने कुछ गिफ्ट्स उसके घर वालों के लिए दिए, हालांकि करण मना करता रहा, लेकिन श्रुति ने उसकी एक ना सुनी। करण के जाने के बाद श्रुति कुछ देर नानी के पास बैठ गई, फिर अपने कमरे में आकर टीवी देखने लगी। कुछ ही देर में उसने टीवी बंद कर दिया और कल्पना को फ़ोन मिला दिया। काफ़ी दिनों से उसकी कल्पना से बात नहीं हुई थी। हेलो कल्पना, क्या हाल है? हाय हाय, ये सूरज आज किधर से निकला जो तूने मुझे फ़ोन किया? कल्पना ने कहा। क्यों, मैं क्या तुझे फ़ोन नहीं करती कभी? माय डियर, वो दिन अब कहाँ रहे? अब तो बस तुम हो और तुम्हारा वो किराए का पति है, उसके अलावा तो कोई और है ही नहीं। अब ये क्या बकवास कर रही हो तुम? और करण के बारे में किस तरह की बात कर रही हो? वो मेरा अच्छा दोस्त भी है। श्रुति उखड़ गई। क्या बात है, लगता है दोस्ती कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तभी उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती। चल छोड़, ये बता कैसे फ़ोन किया? यार कुछ नहीं, बस मन नहीं लग रहा था, सोचा कि तुझसे ही बात कर लूँ। पता नहीं घर भी खाली खाली सा लग रहा है। क्यों, नाना नानी नहीं है क्या घर पर? और शांति, वो कहाँ है? वो सब तो घर पर ही है। तो फिर कुछ परेशान है क्या? और करण कहाँ है? करण आज अपने घर गया है अपनी फैमिली से मिलने। ओ, तो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि करण घर पर नहीं है, तो घर खाली खाली लग रहा है। मन नहीं लग रहा तेरा? क्या बकवास कर रही है? मैंने कब कहा कि करण के बिना मेरा मन नहीं लग रहा? श्रुति ने गुस्सा दिखाया। तूने तो नहीं कहा, लेकिन तेरी हालत यही कह रही है। संभल जा श्रुति, अपना उद्देश्य याद रख और अपना कॉन्ट्रैक्ट भी। इतना इन्वॉल्व मत हो करण के साथ, उसे तो जाना ही है नहीं किसी दिन। बस बस, ज़्यादा लेक्चर मत दे मुझे सब याद है और ऐसी कोई बात नहीं है जो तू समझ रही है। श्रुति ने झल्लाकर फ़ोन काट दिया और बेड पर लेट गई। रह रहकर उसकी नज़रें दूसरे कमरे की ओर चली जाती, जहाँ हमेशा करण रहता है। कमरा अलग ज़रूर है, लेकिन जुड़ा हुआ है। श्रुति सोच में पड़ गई। क्या कल्पना ठीक कह रही है? लेकिन मैंने तो करण के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा, फिर क्यों मेरा मन उखड़ सा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कल्पना की बातों को सीरियसली क्यों ले रही हूँ? श्रुति बेड से उठकर अपनी मम्मा के रूम में चली गई। उसने अलमारी खोली और कुछ ढूंढने लगी। उसने एक एल्बम निकाली और उसे देखने लगी।
उसमें उसके बचपन के फोटोज थे अपने मम्मा पापा के साथ, जिनमें वो बहुत खुश नजर आ रही थी। श्रुति का मन भारी हो गया। आज बहुत दिनों बाद उसे मम्मा पापा की याद आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि वास्तव में जब से करण उसकी ज़िंदगी में आया है उसकी ज़िंदगी खुशनुमा हो गई है। तभी उसका ध्यान गया कि एल्बम निकालते समय कोई लिफाफा कहीं से निकल कर गिर गया था। उसने उसे उठा लिया और देखने लगी। उसे बड़ा अजीब सा लगा क्योंकि उसमें उसकी मम्मी के हाथ का लिखा हुआ कोई लेटर था। शायद वो उसे पोस्ट नहीं कर पाई थी या फिर वो अभी अधूरा ही था। श्रुति उसे पढ़ती चली गई और जैसे जैसे वो उसे पढ़ रही थी उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर बल पड़ गए थे। उसे पूरा पढ़ने के बाद वो धम से बिस्तर पर गिर पड़ी। उसकी आंखों के कोनों से आंसू छलक उठे। रंजीत अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि एक पियोन ने आकर बताया कि एक इंस्पेक्टर साहब आपसे मिलने आए हैं। रंजीत ने उन्हें अंदर भेजने के लिए कहा। तब तक इंस्पेक्टर राघव खुद ही ऑफिस के दरवाजे तक आ चुका था। अरे आइए इंस्पेक्टर साहब, बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ। राघव रंजीत के सामने वाली कुर्सी पर बैठ चुका था, मगर उसने रंजीत की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। ये उसका अपना तरीका था सामने वाले का मनोबल तोड़ने का। राघव ने रंजीत के ऑफिस को बड़ी बारीकी से देखा। ऑफिस की साज सज्जा से पता चल रहा था कि रंजीत का बिजनेस काफी फल फूल रहा था। रंजीत राघव की स्कैन करती हुई नजरों से कुछ नर्वस सा हो रहा था। उसने थोड़ा सा खंखार कर गला साफ करते हुए कहा, जी इंस्पेक्टर साहब, आपने नाहक की तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता। अब राघव ने रंजीत की आंखों में आंखें डाल कर कहा, बिल्कुल बुलाएंगे आपको भी, जरा मौका तो आने दीजिए। पता नहीं राघव की नज़रों का असर था या रंजीत के मन का कोई डर था कि उसके माथे पर पसीना उभर आया। अच्छा रंजीत जी, आपका एक्सपोर्ट बिजनेस तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। क्या आपका कोई पार्टनर भी है या आप ही सब कुछ संभालते हैं? रंजीत ने जवाब देने से पहले एक बार सोचा, क्योंकि उसे पता था कि उसके सामने बैठा इंस्पेक्टर साधारण व्यक्ति नहीं है। जी, हालांकि ये बिजनेस मैं खुद ही हैंडल करता हूँ, लेकिन मैं 50% का मालिक हूँ। मेरे पार्टनर मयंक की डेथ हो चुकी है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। रंजीत ने दुखी स्वर में कहा, ओह, तो क्या मयंक जी के परिवार में कोई और नहीं है जो आपका हाथ बटा सके? जी, उसकी एक बेटी है जो भी पढ़ रही है, अब उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है। मैं जल्द से जल्द उसे अपने साथ इस कुर्सी पर बैठाना चाहता हूँ। रंजीत ने आपने बराबर में रखी हुई एक बड़ी सी कुर्सी पर इशारा किया। आप शायद श्रुति की बात कर रहे हैं, राघव ने कहा। जी हाँ, जी वही। आप जानते हैं श्रुति को? रंजीत ने पूछा। आपने उसके ड्राइवर मोहन के एक्सीडेंट की खबर तो सुनी ही होगी। राघव ने उलटकर रंजीत से प्रश्न किया। जी हाँ, अब तो काफ़ी ठीक है। श्रुति को शक है कि वो एक्सीडेंट प्री प्लान था। एक्चुअली उसका मानना है कि वो एक्सीडेंट उसके और करण के लिए ही प्लान किया गया था। राघव ने रंजीत को गहरी नज़रों से देखा। क्या? लेकिन श्रुति का कौन दुश्मन हो सकता है? रंजीत ने आश्चर्य से पूछा। हो सकता है कि कोई करण का दुश्मन हो। राघव की नज़रें रंजीत पर ही टिकी हुई थी और वो उसकी टेबल के नीचे अपने हाथों को ठक ठक कर रहा था। रंजीत ने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा रंजीत जी, क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं कि आपको किसी पर कोई शक है? आखिर उस परिवार से आपके काफ़ी पुराने और ख़ास संबंध है। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हो सकता है कि श्रुति को वहम हो, ठीक है, लेकिन श्रुति ने मुझे बताया भी था कि उसे किस पर शक है, इसीलिए मैं आपके पास आ गया। पता नहीं राघव रंजीत को क्या समझाना चाह रहा था। क्या? किस पर शक है उसे? रंजीत ने हकलाते हुए कहा। वो तो मैं आपको नहीं बता सकता। वैसे मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी ही श्रुति को इस कुर्सी पर अपने पापा की जगह बैठा हुआ देखूंगा। इतना कहकर राघव उठकर खड़ा हो गया था और रंजीत सोच में पड़ गया। राघव मुस्कुराते हुए आराम से ऑफिस से बाहर निकल गया। शायद उसने अंधेरे में कोई तीर चलाया था जिसके निशाने पर पहुंचने की उसे पूरी उम्मीद थी। करण अपने घर से लौटा तो उसने देखा कि श्रुति अपने ख्यालों में गुम एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर उदासी और दुख के भाव दिखाई दे रहे थे। करण को बहुत अजीब सा लगा। सुबह तो वह अच्छी खासी चहकती हुई श्रुति को छोड़कर गया था। दिन भर में ऐसा क्या हो गया जो श्रुति का चेहरा इतना मुरझा गया? करण ने हल्के से श्रुति को पुकारा। श्रुति,
क्या हुआ श्रुति, ऐसे क्यों बैठी हो यहाँ? श्रुति ने चौंक कर देखा। करण, आ गए तुम? हाँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? चेहरा उतरा हुआ क्यों है तुम्हारा? कहीं नाना जी या नानी जी ने तो कुछ? नहीं करण, लेकिन मैं तो तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखो जरा। श्रुति ने अपनी मुट्ठी में दबा हुआ एक कागज़ दिखाया। ये क्या है? करण के माथे पर बल पड़ गए। मेरी माँ का लिखा हुआ एक खत। इसे पढ़कर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि वो रंजीत कितना गिरा हुआ इंसान है। करण ने एक सांस में वो कागज़ पढ़ लिया और गुस्से से बोला, कितना धोखेबाज इंसान है ये रंजीत। इसने दोस्ती के नाम पर तुम्हारे पापा को कितना बड़ा धोखा दिया है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम नाना जी और नानी जी को इस चिट्ठी के बारे में बता दें? कोई फ़ायदा नहीं है श्रुति। काश कि तुम्हारी मम्मा ने ये खत समय रहते तुम्हारे नाना जी को पोस्ट कर दिया होता, तो आज ये रंजीत इस तरह तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाए हुए नहीं बैठा होता। पता नहीं उस वक्त मम्मा के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होगा कि लिखने के बाद भी वो इसे पोस्ट ना कर सकी। लेकिन अब अगर हमने उन्हें ये दिखाया तो उन्हें भी बहुत अफसोस होगा और वो कुछ करने की स्थिति में भी नहीं है। क्यों ना हम इंस्पेक्टर राघव से इस बारे में कुछ बात करें। लेकिन क्या इस कागज़ के टुकड़े से हम कुछ सिद्ध कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि इसके आधार पर हम रंजीत का कुछ बिगाड़ सकते हैं। लेकिन श्रुति, इसे ये तो पता ही चल रहा है ना कि उसकी नीयत में तब भी खोट था और आज भी है। राघव एक होशियार ऑफिसर है, जरूर वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। अब हमें खुलकर बात करनी चाहिए। ठीक है, तो फिर कल हम दोनों ही इंस्पेक्टर राघव के पास जाएंगे और उन्हें पूरी बात बताएंगे। घर पर बोल देंगे कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। श्रुति ने करण से कहा। करण भी उसकी बातें सुन रहा था। ये ठीक रहेगा। अगली सुबह श्रुति और करण नाना नानी के साथ नाश्ता कर रहे थे। श्रुति ने नीलम जी से कहा, नानी जी, आज मैं और करण थोड़ा बाहर जाना चाहते हैं। हाँ हाँ बेटी, ज़रूर जाओ, इसमें पूछने वाली क्या बात है। बल्कि मैं तो खुद ये बात कहने वाली थी। अभी करण ने भी छुट्टी ली हुई है, तो घूमो फिरो, एंजॉय करो। फिर बाद में पता नहीं तुम्हें टाइम मिले ना मिले। करण और श्रुति एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा उठे। श्रुति बिल्कुल इस तरह तैयार होकर रूम से बाहर निकली जैसे एक नवविवाहिता को होना चाहिए। एक हल्के से पीले रंग की शिफॉन की साड़ी, जिस पर हल्के रंग का चौड़ा सा बॉर्डर, हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र और मांग में झांकता हुआ सिंदूर, मध्यम लंबाई के खुले हुए सुंदर बाल। इतने से श्रृंगार से ही श्रुति का रूप निखर आया था। नानी ने उसे देखा और निहाल हो गई। करण ने जब श्रुति को इस रूप में देखा तो वो कुछ क्षण के लिए उसमें खो सा गया, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को संभाल लिया। आखिर इन भावनाओं को महत्व क्या है? सिर्फ कुछ समय का साथ है। श्रुति तो आसमान में चमकता हुआ चांद है और वो एक साधारण सा आदमी, कैसे वो उस तक पहुंच सकता है, सोचना भी व्यर्थ ही है। हालांकि करण भी सफ़ेद रंग की हाफ शर्ट और ब्लू जीन्स में बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ रहन सहन का अंतर था और कुछ संगत का कि उसका व्यक्तित्व भी निखर गया था। दोनों एक साथ चलते हुए परफेक्ट कपल लग रहे थे। नानी तो उनके पीछे से भी उन दोनों की बलैयां ले रही थी और नाना जी भी अपनी पत्नी की खुशी देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर भी संतुष्टि के भाव थे। श्रुति और करण कोतवाली में पहुंच गए थे। उन्होंने पहले इंस्पेक्टर राघव को फ़ोन कर दिया था कि वो उससे मिलना चाहते हैं। राघव अपने ऑफिस में ही था और वो दोनों उसके सामने पहुंच गए। आइए बैठिए, मैं आप दोनों का इंतजार कर रहा था। राघव ने कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। जी बताइए श्रुति जी, आप क्या कहना चाहती हैं? श्रुति ने एक बार करण की ओर देखा जैसे निश्चिंत करना चाहती थी और करण ने भी अपनी गर्दन हिलाकर उसे आश्वस्त किया कि वो राघव को सब कुछ बता दे। श्रुति ने अपने पर्स से निकालकर अपनी मम्मा का लिखा हुआ वो लेटर, जो कि वो अपने पिता प्रकाश जी को लिख रही थी लेकिन पोस्ट नहीं कर पाई थी, राघव के सामने रख दिया। उसके बाद श्रुति ने सारी बातें सुना दी कि किस तरह रंजीत अपने बेटे विकास के साथ उसकी शादी करके सारी प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहता है। बस उसने सिर्फ यही बात छिपाई।
कि उसने करण से शादी इसलिए ही की थी कि वो रंजीत के षड्यंत्र से बच सके, और साथ ही उसने राघव से भी रिक्वेस्ट की थी कि नाना जी और नानी जी को इन सब बातों का पता नहीं चलना चाहिए। सारी बातें सुनकर और उस लेटर को पढ़कर राघव के माथे पर लकीरें दिखाई देने लगी। वो किसी सोच में डूबा हुआ था। श्रुति और करण बेगरतरा से राघव की ओर देख रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। आखिर कुछ देर बाद राघव ने गहरी सांस लेते हुए अपनी मेज पर एक जोरदार मुक्का मारा और श्रुति से कहा, ठीक है श्रुति जी, अब आप रंजीत से बात कर लें कि वो ट्रस्ट से अलग हो जाए और आप दोनों को ट्रस्टी बना दें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अब आप वयस्क भी हैं और विवाहित भी, तो आप दोनों अपना बिजनेस और प्रॉपर्टी संभाल लीजिए। लेकिन सर, क्या ये सब इतना आसान है? 15 साल से जिस प्रॉपर्टी को वो अपना करने की फिराक में लगा हुआ है, उसे इतनी आसानी से छोड़ देगा? श्रुति ने चिंतित स्वर में कहा। श्रुति बिल्कुल सही बोल रही है इंस्पेक्टर साहब, ये सब इतना आसान नहीं होगा श्रुति के लिए, वो भी तब जबकि हम लोग जानते हैं कि वो क्रिमिनल मेंटेलिटी का आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। करण के स्वर में श्रुति के लिए चिंता साफ झलक रही थी। राघव के चेहरे पर मंद मुस्कान खेल गई। आप परेशान ना हो करण जी, हम यह रंजीत जैसे क्रिमिनल के लिए बैठे हुए हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तुरंत जाकर रंजीत से भिड़ जाएं। क्या हमारा दिमाग रंजीत से कम है? वो षड्यंत्र कर सकता है, तो हम क्या उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते? बस हमारा तरीका गैर कानूनी नहीं होगा। मतलब? श्रुति और करण ने एक साथ पूछा। राघव के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। मुझे पहले ही अंदेशा था कि यह रंजीत ठीक आदमी नहीं है। जब मैं उसके ऑफिस गया था तो वहाँ कुछ कारीगरी करके आया था। आप दोनों बिल्कुल भी परेशान ना हो, अब आप मेरे हिसाब से चलेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कब क्या करना है। आप बेफिक्र होकर जाइए और एंजॉय कीजिए। समझ लीजिए कि इस रंजीत का खेल खत्म है अब। इस बार राघव ने एक अर्थपूर्ण दृष्टि श्रुति और करण पर डाली और मुस्कुरा दिया। उसका मतलब समझकर श्रुति और करण भी कुछ शर्मा गए और उन्होंने चोर नजरों से एक दूसरे की ओर देखा। उनकी इस हरकत को देखकर राघव एक बार फिर से मुस्कुरा उठा और वो दोनों उठकर खड़े हो गए और उन्होंने नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ लिए। श्रुति और करण कोतवाली से बाहर आ गए। राघव की बातों से उनके अंदर एक अलग ही हिम्मत आ गई थी। श्रुति कार ड्राइव कर रही थी और करण उसके बराबर वाली सीट पर बैठा हुआ था। अचानक करण ने देखा कि गाड़ी किसी और ही रास्ते पर जा रही है। उसने श्रुति से पूछा, क्या हम घर नहीं जा रहे हैं? श्रुति ने भी बिल्कुल सीरियस होकर उसी लहजे में जवाब दिया, जी हाँ, हम घर बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें इंस्पेक्टर राघव की इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। मैं कुछ समझा नहीं। करण अब भी अनिश्चितता से श्रुति को देख रहा था। मैंने तुम्हारा किडनैप कर लिया है, आपको समझ में आया? श्रुति ने झल्ला कर कहा। यार श्रुति, इतना क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा मैंने क्या कह दिया? कैसे अजीब आदमी हो तुम। भाई, हम घर से घूमने के लिए निकले हैं ना, तो इतनी जल्दी घर पहुंच गए तो नाना नानी जी को शक हो सकता है कि मैंने तुमसे झगड़ा कर लिया होगा। श्रुति की बात सुनकर करण को हंसी आ गई। तो ये बात है, बिल्कुल यही बात है। अब अगर तुमने अपनी चोंच खोली ना तो श्रुति, तुम तो बिल्कुल ट्रेडिशनल वाइफ की तरह बोल रही हो। करण ने श्रुति का मजाक उड़ाते हुए कहा, मत बोलो कि मैं वाकई तुम्हारी पत्नी हूँ। कानूनन मुझे सब अधिकार मिले हुए हैं पत्नी वाले। श्रुति ने करण को अपनी उंगली उठाकर चेतावनी दी। मैं कुछ भी नहीं भूला श्रुति, तुम भूल रही हो कि हमारी शादी एक समझौता है। वैसे तो तुम्हारा इतना बड़ा एहसान है मुझ पर कि बिना किसी अधिकार के भी तुम कुछ भी कह सकती हो। करण ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, बस हो गए शुरू, कभी भी भूल जाया करो इस बात को। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि हम दोस्त तो हैं ही, इस नाते तुम्हारा भी कुछ हक बनता है मुझ पर। हर वक्त तुम इतने सीरियस होकर क्यों रहते हो? करण ने कोई जवाब नहीं दिया। इन्हीं सब बातों को करते हुए श्रुति की गाड़ी एक बड़े से शॉपिंग मॉल की पार्किंग में जाकर रुक गई। श्रुति ने पूरे जोश के साथ करण का हाथ पकड़ लिया और मॉल में घूमने लगी। पता नहीं क्या क्या नहीं देख डाला उसने। अब करण की हिम्मत जवाब देने लगी, श्रुति प्लीज़, अब कुछ आज ही देख डालोगी क्या? सब कुछ आज ही देखोगी क्या? मैं तो बुरी तरह से थक चुका हूँ। तुम्हें पता है करण, पिछले कुछ समय से ही ऐसा हुआ है कि मैं
ना तो किसी मॉल में गई हूँ और ना ही मैंने कोई शॉपिंग की है, वरना तो हर हफ्ते मैं ऐसे ही घूमती थी। और पता है रंजीत नाना जी भी मुझसे गुस्सा हो जाते थे कि मैं बहुत खर्चा करती हूँ। श्रुति के चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि करण भी उसकी बात पर हंस पड़ा। अच्छा, अब कुछ पेट पूजा भी करा दो, या बस तुम अपना सामान उठाने के लिए मुझे साथ लाई थी? करण ने पेट पर हाथ फेरते हुए शिकायती लहजे में कहा। उसकी ऐसी बात सुनकर श्रुति खिलखिला कर हंस पड़ी। दोनों मॉल में बने हुए एक रेस्तरां में जाकर बैठ गए। श्रुति ने पता नहीं क्या क्या ऑर्डर कर दिया और करण रोकता ही रह गया। इतने बड़े मॉल में शॉपिंग और इतना महंगा रेस्तरां, करण के लिए सब सहज नहीं था। लेकिन आज करण के सामने श्रुति का एक अलग ही रूप था, बिल्कुल अल्लड़ परवा मासूमियत से भरी। आज करण ने इस श्रुति की उस श्रुति से तुलना की जिसने पहली बार उसे कार से टक्कर मार दी थी और बोलने भी नहीं दिया था। गुस्से से लाल पीले होकर कितनी बातें सुना दी थी करण को, कोई भी सहानुभूति या दया नहीं दिखाई थी। और आज श्रुति का ये रूप, पता नहीं वो सच था या ये सच है या श्रुति बदल गई है, लेकिन मुझे तो क्या फ़र्क पड़ता है, रहना ही कितने दिन है मुझे इसके साथ। आज ऐसा सोचते पता नहीं क्यों करण का मन भारी सा हो गया। उसका मन भी कर रहा था कि वो भी सब कुछ भूल जाए, उस कॉन्ट्रैक्ट को भी जो आगे चलकर श्रुति को से अलग कर देगा। पता नहीं वो कब तक ऐसा सोचता रहता। वो तो श्रुति ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए उसका ध्यान भंग कर दिया। ए मिस्टर, अभी तो तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे थे और अब खाना शुरू भी नहीं कर रहे, सब ठीक है ना? अरे हाँ, सब ठीक है, चलो खाना शुरू करो। करण अपनी जेब मिटाने के लिए जबरदस्ती हटने लगा। खाना खाकर दोनों वापस घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते हुए उन्हें शाम हो गई थी। प्रकाश जी और नीलम जी भी लॉन में ही बैठे हुए थे जब श्रुति की गाड़ी ने बंगले में प्रवेश किया। गाड़ी पार्क करने के बाद वो दोनों भी उन्हीं के पास जाकर बैठ गए। अरे श्रुति, कैसा रहा तुम्हारा दिन? जी बहुत अच्छा रहा नानी। चलो तुम दोनों अंदर जाकर कपड़े वगैरह बदलो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवा दूंगी। नीलम जी ने दोनों पर प्यार भरी नजरें डालते हुए कहा। वो दोनों उठकर चल दिए। और उन शॉपिंग बैग्स को भी कार से निकाल लेना। अब मैं तुम्हारे इन हरकतों पर कुछ भी नहीं कहूँगा। से प्रकाश जी की आवाज़ आई। श्रुति ने मुड़कर देखा तो वो हंस रहे थे पीछे। क्या नाना जी, आपको कैसे सब पता चल जाता है? श्रुति ने बच्चों की तरह ठनक कर पैर पटकते हुए कहा। प्रकाश जी ठहाका लगा कर हंस पड़े। अब मैंने तुझे डांट लगाने की जिम्मेवारी करण को सौंप दी है। उनकी इस बात पर नीलम जी और करण भी खिलखिला कर हंस पड़े। श्रुति बनावटी गुस्से से मुंह फुलाए अंदर चली गई। करण भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। अब भगवान के घर से बुलावा भी आ जाए तो मैं आराम से चला जाऊंगा। अब श्रुति की ओर से मैं बेफिक्र हूँ। वास्तव में करण बहुत अच्छा लड़का है। अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। प्रकाश जी के चेहरे पर असीम शांति दिखाई दे रही थी। भगवान के घर जाने की अभी क्या जल्दी है? मैं तो अभी श्रुति के नन्हे मुन्नों को भी गोद में खिलाने की उम्मीद रखती हूँ। खबरदार, जो फिर से ऐसी बात की तो। नीलम जी ने प्रकाश जी की बात काटते हुए कहा। दोनों पति पत्नी श्रुति और करण के सुखद भविष्य की कामना करते बातें करने लगे, जबकि अपना भविष्य तो खुद श्रुति और करण भी नहीं जानते थे। ये दिखावटी और समझौते का बंदर पता नहीं कब टूट जाए, इसका किसी को भी पता नहीं था। आज श्रुति के पास इंस्पेक्टर राघव का फोन आया। हेलो श्रुति। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। अच्छा श्रुति, ऐसा करो कि तुम आज रंजीत को फ़ोन करो कि कल तुम उसके ऑफिस जाओगी। उससे कहना कि तुम्हें अपने पापा के बिजनेस और प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है। लेकिन एक दिन पहले ही बताने की क्या ज़रूरत है इंस्पेक्टर साहब? मैं तो आज भी वहाँ जा सकती हूँ या फिर कल बिना बताए भी जा सकती हूँ। आखिर वो बिजनेस मेरे पापा का भी है। वो इसलिए ज़रूरी है श्रुति जी कि वो आपके और करण के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच सके। राघव ने बड़े आराम से कहा। क्या ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? इसका मतलब आप चाहते हैं कि वो हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र करे? श्रुति ने आश्चर्यचकित होकर कहा। जी बिल्कुल, मेरा बिल्कुल यही मतलब है, राघव ने कहा। लेकिन इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यदि उसने कोई रायता फैलाने की कोशिश की तो हम उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर सकते हैं, और यदि उसकी धमकियां खोखली ही थी तो आपको आपके पापा की प्रॉपर्टी मिल जाएगी।
राघव ने उसे समझाते हुए कहा। करण, जो कि श्रुति के पास ही बैठा हुआ था, उसने श्रुति के हाथ से फ़ोन ले लिया और राघव से बात करने लगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या कोई और उपाय नहीं हो सकता है? आखिर श्रुति को क्या मुसीबत में डालना? करण की बात से साफ पता चल रहा था कि वो श्रुति की कितनी चिंता करता था। करण जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारी पूरी टीम वहीं आसपास लगी हुई होगी। इनफैक्ट कुछ लोग सादे कपड़ों में उसके ऑफिस में भी होंगे। इतना कहकर राघव करण को अपनी सारी प्लानिंग समझाने लगा। राघव की सारी बातें सुनकर करण की चिंता दूर हो गई। आखिर वो इंस्पेक्टर राघव था, उसकी कार्यकुशलता पर कोई भी संदेह नहीं था। बाद में करण ने श्रुति को भी सारी योजना समझा दी। अब कल का दिन पता नहीं श्रुति और करण के जीवन में क्या उथल पुथल करने वाला था। रात भर श्रुति और करण दोनों को ठीक से नींद नहीं आई। कारण दोनों के अलग थे। श्रुति को चिंता रंजीत की थी तो करण को चिंता श्रुति की थी। हाँ, लेकिन एक विचार दोनों के ही दिमाग में कभी कभी करवट ले रहा था कि अगर इतनी जल्दी श्रुति को उसकी प्रॉपर्टी मिल गई तो उनके कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? क्या समय से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा? इस बात का दोनों के पास ही कोई जवाब नहीं था। सुबह को नाश्ता करने के बाद श्रुति ने प्रकाश जी को बताया कि वो रंजीत अंकल से मिलने उनके ऑफिस जा रही है। उनके लिए ये एक सामान्य सी बात थी, क्योंकि पहले भी श्रुति वहाँ जाती रहती थी। कभी कोई पैसों की ज़रूरत हो या रंजीत को कहीं श्रुति के साइन की ज़रूरत होती तो वो खुद ही चली जाती थी। इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, नीलम जी ने जरूर करण को साथ ले जाने के लिए कहा। करण को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसका बिल्कुल मन नहीं था कि श्रुति वहां अकेली जाए। श्रुति ने भी मना नहीं किया। दोनों लोग तैयार होकर घर से निकल गए। निकलने से पहले ही उन्होंने राघव को बता दिया था। रंजीत के ऑफिस से काफ़ी दूर ही उन्हें राघव की जीप खड़ी हुई दिखाई दी। उन्होंने अपनी कार वहीं रोक ली। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, करण ने कहा। हमें देर तो नहीं हुई इंस्पेक्टर साहब? श्रुति ने पूछा। नहीं, आप लोग ठीक टाइम से आ गए हैं, राघव ने चिर परिचित मुस्कान के साथ और श्रुति की ओर एक गोल्डन से कलर की कुछ लॉकेट जैसी चीज बढ़ा दी। श्रुति ने उसे हाथ में लेकर उलट पलट कर देखा। ये क्या इंस्पेक्टर साहब? श्रुति ने उत्सुकता से पूछा। ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, इसे आप अपने गले में पड़ी हुई चैन में डाल लीजिए। ये एक डिवाइस है जो न केवल आपकी और रंजीत की बात हम तक पहुंचाने का काम करेगा बल्कि उसे रिकॉर्ड भी करेगा। ओह ठीक है इंस्पेक्टर साहब, कहकर श्रुति ने उस लॉकेट को अपने गले में पहन लिया। इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ ठीक होगा ना? कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? करण ने कहा। बिल्कुल भी नहीं, आप निश्चिंत रह गए, राघव ने पूरी तसल्ली देते हुए कहा। इसके बाद श्रुति और करण अपनी कार में बैठकर रंजीत से मिलने चल दिए। पीछे पीछे राघव की जीप भी चल पड़ी। योजना के मुताबिक करण ऑफिस से पहले कार से उतर गया और श्रुति अकेली रंजीत के ऑफिस पहुंच गई। नमस्ते अंकल, श्रुति ने अंदर आते हुए कहा। अरे रे, आओ श्रुति बेटी। रंजीत ने पूरे जोश के साथ श्रुति का स्वागत किया। श्रुति आराम से वहां पड़े हुए सोफे पर बैठ गई। उसके लिए ये ऑफिस बचपन से जाना पहचाना था। जब वो अपने पापा के साथ आती थी और तब भी जब वो उनकी डेथ के बाद आती थी। और बताओ बेटी, क्या जरूरी बात करनी थी तुम्हें? अंकल, बात ये है कि अब मैं बालिग हो चुकी हूँ और मेरी शादी भी हो चुकी है, तो क्यों ना मैं भी ऑफिस में आपकी मदद करूं और पापा के हिस्से की प्रॉपर्टी का जो ट्रस्ट बना हुआ है उसे भी आप मेरे और करण के नाम ट्रांसफर कर दें। श्रुति ने बड़े मजबूत शब्दों में रंजीत के सामने अपनी बात रख दी। श्रुति की बात सुनकर रंजीत कुछ देर के लिए खामोश सा हो गया और मेज पर रखे पेपर वेट को घुमाते हुए सोच में पड़ गया। अंकल, क्या सोच रहे हैं आप? श्रुति ने टोका। अरे रे, कुछ नहीं श्रुति, मैं बस यही सोच रहा था कि हमारी छोटी सी बेटी कितनी बड़ी और समझदार हो गई है। रंजीत के स्वर में कुछ व्यंग्य का पुट था। श्रुति ने कुछ नहीं कहा, बस रंजीत पर अपनी दृष्टि बनाए रखी। रंजीत ने गहरी सांस ली और फिर कहा, देखो श्रुति, तुम अपने पापा का बिजनेस संभालने के लिए तैयार हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रस्ट की जिम्मेदारी मैं करण और तुम्हें अभी नहीं सौंप सकता। लेकिन क्यों अंकल, दिक्कत क्या है आखिर? श्रुति की भवें तिरछी हो गई।
बेटी, अभी करण को हम सब जानते ही कितना है। अभी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उसके हैंड ओवर नहीं कर सकते। उसने इतनी प्रॉपर्टी कभी देखी भी है? इंसान लालच में अंधा हो जाता है। हो सकता है कि कल को वो तुम्हें ही कुछ नुकसान पहुंचा दे। रंजीत ने अपनी आवाज को नरम बनाकर कहा। करण पर लगे आरोप से श्रुति के तन बदन में आग सी लग गई। आप सीधे तौर पर क्यों नहीं कह देते कि मेरा हक देना ही नहीं चाहते? आपकी नीयत में ही खोट है। करण पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं आप? अगर आप सीधे तरीके से नहीं मानते हैं तो फिर मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, श्रुति ने गुस्से से उबलते हुए कहा। इस बार रंजीत के मुंह पर एक तिरछी सी हंसी आ गई। अच्छा, तो अब तुम मुझे धमकी दे रही हो, लेकिन समझ लो कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और रही बात खोट की, तो ये तो मेरी मेहनत की कमाई है। 15 सालों से मैं अकेला ही सब कुछ कर रहा हूँ, फिर किसी को मैं कैसे ये सब दे सकता हूँ? रंजीत बेशर्मी से हंसता बोला। माना कि आप अकेले सब कर रहे हो, लेकिन ये प्रॉपर्टी तो मेरे पापा की है ना। और मुझे सब पता है कि आपने किस तरह पापा की भावनाओं से खिलवाड़ करके ये ट्रस्ट अपने नाम करवाया था। मेरी मम्मा या नाना जी भी इसके ट्रस्टी हो सकते थे। श्रुति ने ये सब बातें राघव की प्लानिंग के तहत बोली थी, जिससे जोश में आकर रंजीत भी कुछ उगल दे। रंजीत को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि श्रुति इस बारे में कुछ जानती होगी। उसके माथे पर बल पड़ गए। ये सब क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो? एक कल परसों मिले लड़के के लिए तुम मुझसे दुश्मनी मोल ले रही हो। अगर मैं अपनी सी पर आ जाऊं तो तुम दोनों को मिनट भर में गायब करवा सकता हूं। किसी को कानों कान खबर नहीं लगेगी। रंजीत ने जहर उगलते हुए कहा। ऐसी बातें करके आप मुझे डरा नहीं सकते। या तो सीधे सीधे मेरे पापा की प्रॉपर्टी मुझे वापस कर दो, नहीं तो परिणाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे। श्रुति झटके से उठकर खड़ी हो गई। इतनी आसानी से तो मैं ये नहीं कर सकता। अगर अपनी माँ की तरह मेरे रास्ते में आने की कोशिश करोगी तो उसी की तरह एक दिन बिन मौत मारी जाओगी, किसी एक्सीडेंट में। रंजीत ने खतरनाक तेवर दिखाते हुए कहा। मम्मा की तरह बिन मौत? एक्सीडेंट? क्या मतलब है तुम्हारा? श्रुति ने चीखते हुए कहा। वही तो जो तुम समझ रही हो। आज तक किसी को ये नहीं पता चला कि वो एक्सीडेंट मैंने करवाया था, क्योंकि वो रात दिन तेरे बाप को मेरे खिलाफ भड़काती थी। तेरे बाप को तो कैंसर से मरना ही था, लेकिन तेरी माँ को उससे पहले मरना पड़ा, अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से। रंजीत ने श्रुति की माँ की मौत के राज खोलते हुए कहा। ये सब सुनकर श्रुति की हालत अजीब सी हो गई। दुख और गुस्से से उसने झपट कर रंजीत का कॉलर पकड़ लिया। तू ठीक इंसान नहीं है, ये तो मैं पहले से जानती थी, लेकिन इतना बड़ा कमीना होगा ये मैं नहीं जानती थी। तूने मेरी मम्मा को जान से मरवा दिया और उम्मीद करता था कि मैं तेरे बेटे से शादी कर लेती, जिससे सारी प्रॉपर्टी तुझे और तेरे बेटे को मिल जाए। मुझे और करण को भी तूने उसी तरह मारने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। अब तेरे सारे पापों का हिसाब होगा। रंजीत पूरी बेशर्मी के साथ हंसा और एक झटके में श्रुति के बाल पकड़कर उसे वापस सोफे पर धक्का दे दिया। तू करेगी मेरे पापों का हिसाब? तू यहाँ से जिंदा निकल कर जाएगी तभी ना। रंजीत ने दांत किटकिटा कर कहा। तभी झटके से रंजीत के ऑफिस का दरवाजा खुला। श्रुति को कुछ उम्मीद बंधी, लेकिन दरवाजे पर विकास था, जिसने फुर्ती के साथ अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया था। श्रुति भागकर विकास के पहुंच गए। विकास, विकास देखो तुम्हारे पापा ने क्या क्या किया है। ऊपर से कितने अच्छे और अंदर से कितने जहरीले। इन्होंने मेरी मम्मा को मारा, मुझे और करण को भी मारने की कोशिश की। पता है तुम्हें? शर्म आएगी तुम्हें इनका बेटा होने में। श्रुति विकास का हाथ पकड़कर झिंझोड़ रही थी और रो रही थी। विकास ने बड़े आराम से श्रुति से अपना हाथ छुटाकर उसे धीरे से फिर से उसी सोफे पर बैठा दिया। मुझे सब पता है श्रुति कि डैड ने क्या किया है। आखिर कौन बाप अपने बेटे को अरबपति बनते हुए नहीं देखना चाहता? हाँ बोलो बोलो। और रही बात मोहन की कार के एक्सीडेंट की, उसमें बेचारे डैड का कोई रोल नहीं था। आखिर अपनी होने वाली बीवी और प्रॉपर्टी पे मैं उस 2 टके के छोकरे को कब्जा करते कैसे देख सकता था? वो सब मेरी प्लानिंग थी, डैड को तो पता भी नहीं था। मगर अब अफसोस हो रहा है कि अगर डैड ने सब प्लान किया होता तो आज तो यूं यहाँ आकर बकवास न करती। श्रुति को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
वो सदमे में आ गई विकास की बातें सुनकर। विकास, तुम्हें तो मैंने अपना दोस्त माना था, तुम भी। श्रुति फफक कर उठ पड़ी। ऐसी सूखी दोस्ती का क्या फ़ायदा? मुझसे शादी के लिए मान जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। विकास ने श्रुति का मजाक उड़ाते हुए कहा। फिर रंजीत की ओर देखकर बोला, वो करण भी आसपास घूम रहा था, उसे भी हाथ पैर बांध कर एक खाली गोदाम में फेंक दिया है, वहीं सड़ सड़ कर मर जाएगा। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। लेकिन इस श्रुति का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा डैड। इसकी कार भी बाहर खड़ी हुई है, इसको गायब नहीं कर सकते। इसे बेहोश करके डॉक्टर के यहाँ ले जाने के बहाने से लेकर जाना पड़ेगा। विकास बोले जा रहा था और श्रुति सदमे की वजह से जड़ सी हो गई। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि विकास भी पूरे षड्यंत्र में शामिल था। तभी अचानक श्रुति को याद आया, करण, पता नहीं क्या किया विकास ने उसके साथ। उसे अपनी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि जानती थी कि इंस्पेक्टर राघव और उसकी टीम सब आसपास है। लेकिन करण को जहाँ छोड़कर आई थी वो जगह तो अलग थी। तब उसे क्या पता था कि विकास भी षड्यंत्र में शामिल है। अब पता नहीं करण कहाँ होगा और किस हाल में होगा। ये सब सोच कर ही श्रुति बेचैन उठी। उसमें एक ऊर्जा का संचार हुआ कि किसी तरह भागकर बाहर निकल जाओ। पता नहीं इंस्पेक्टर तो कब तक वहीं बाहर घूमते रहे, वो करण की बात कैसे बताएगी। चिंता में वो ये भूल चुकी थी कि राघव सारी बातें सुन रहा होगा। वो फुर्ती से सोफे से उठकर भागी तो विकास ने उसे जल्दी से हाथों में जकड़ लिया। तभी पीछे से उसके सिर पर किसी भारी सी चीज का वार हुआ। श्रुति की जोरदार चीख निकल गई और वो विकास की बाहों में झूल गई। श्रुति की आंखें हल्की सी खोली तो उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई दिया। उसका हाथ अनजाने में ही अपने सिर पर चला गया और उसके होठों से एक कर्राह सी फूट गई। दर्द के कारण उसकी आंखें फिर से बंद हो गई। अचानक ही उसके दिमाग में कुछ तस्वीरें सी दिखाई दी और वो जोर से चिल्ला पड़ी, करण, और एक झटके से उठकर बैठ गई। इस कोशिश में एक बार फिर से वो दर्द से तड़प उठी। तभी किसी ने आकर उसका हाथ थाम लिया। आप लेट जाइए, आपको आराम की जरूरत है। श्रुति ने देखा कि वो अस्पताल के रूम में बेड पर है और एक नर्स उसका हाथ पकड़े हुए है। मैं यहाँ कैसे? श्रुति ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। हेलो श्रुति जी, अब आप कैसी हैं? इंस्पेक्टर राघव की आवाज़ सुनकर श्रुति ने एक बार फिर से चौंक कर आंखें खोल दी। इंस्पेक्टर साहब, करण, श्रुति ने डरते डरते पूछा। वो बिल्कुल ठीक है, अभी डॉक्टर से मिलने गए हैं, आते ही होंगे, राघव ने श्रुति को सांत्वना देते हुए कहा। श्रुति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। इतनी परेशानी में भी, और रंजीत और विकास वो वही हैं जहां उन्हें होना चाहिए। उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा हो चुके हैं, कुछ आपकी मदद से, और मैंने जो रंजीत की टेबल के नीचे एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर लगाया था, कुछ उसकी मदद से। राघव ने मुस्कुरा कर कहा, ओहो, इसका मतलब आपका प्लान सफल रहा। वास्तव में जोश में आकर उसने खुद ही अपनी पोल खोल दी थी। और विकास ने भी, कहते हुए श्रुति के चेहरे पर असीम घृणा के भाव थे। जी, बस मुझे एक ही बात का अफसोस है कि इस सब के दौरान आपको इतनी चोट लग गई। दरअसल जैसे ही मैंने सुना कि विकास ने करण को कहीं छुपा दिया है तो मैं अपनी टीम को उसी की खोज के लिए इंस्ट्रक्शन देने लगा। बस इतनी सी देर में ही उन लोगों ने आप पर हमला कर दिया। राघव ने बड़े पश्चाताप भरे स्वर में कहा, नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक किया। अगर देर हो जाती तो पता नहीं करण का क्या हाल होता। मुझे आपसे जरा सी भी शिकायत नहीं है, आपको जो ठीक लगा आपने वही किया, श्रुति ने कहा। लेकिन मुझे आपसे बहुत शिकायत है इंस्पेक्टर साहब, आपको पहले श्रुति को ही बचाना चाहिए था। आपने वादा किया था कि आप श्रुति को नुकसान नहीं होने देंगे। मेरा क्या, मुझे तो बाद में भी ढूंढ लेते। मेरी वजह से आज श्रुति इस हाल में है। रूम के अंदर आते हुए करण ने इंस्पेक्टर राघव को उल्हाना दिया। राघव कुछ कहता उससे पहले ही श्रुति ने कहा, करण, ये क्या कह रहे हो? मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानियां उठानी पड़ी और तुम शिकायत इनसे कर रहे हो। इनकी वजह से ही आज हम दोनों सही सलामत हैं और वो दोनों सलाखों के पीछे हैं। इस बार इंस्पेक्टर राघव भी बीच में ही बोल पड़ा। एक बात कहूँ आप लोगों से, आप दोनों जितना एक दूसरे से प्यार करते हो ना, उतना मैंने कभी नहीं देखा। लोग तो केवल कहते हैं, लेकिन मैंने खुद देखा है
कि आप दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान गंवाने के लिए तैयार थे। राघव ने श्रुति और करण की ओर देखते हुए कहा, जबकि श्रुति और करण एक दूसरे को देखने में खोए हुए थे। ये देखकर राघव एक बार फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। अच्छा, तो अब मुझे चलना चाहिए। अब मेरा काम खत्म हुआ। कभी ज़रूरत पड़ी तो आपको खबर कर दूंगा। राघव ने उनका ध्यान भंग करने के लिए गला साफ किया और करते हुए कहा, राघव किस बात पर वो दोनों ही झेप गए और मुस्कुरा उठे। राघव के बाहर जाते ही करण श्रुति के बेड के बिल्कुल पास खड़ा हो गया। आज पहली बार उसने श्रुति का हाथ अपने हाथ में ले लिया और एक हाथ उसके माथे पर रख दिया। अब कैसा महसूस कर रही हो? करण ने धीमे से पूछा। बहुत अच्छा लग रहा है करण, ऐसा लग रहा है कि सारी तकलीफें दूर हो गई हैं। श्रुति की आंखें बंद होती जा रही थी। तुम जानबूझकर ऐसा कह रही हो ना? नहीं, सच में। श्रुति ने अभी भी अपनी आंखें बंद ही कर रखी थी। पता नहीं किस भावावेश में करण का हाथ श्रुति के माथे से सरक कर उसके गालों पर आ गया था और श्रुति श्रुति मेरी बच्ची। अचानक नीलम जी की आवाज़ सुनकर करण को झटका सा लगा और वो छिटक कर कुछ दूर खड़ा हो गया। श्रुति की भी आंखें खुल गई, लेकिन अभी शायद कुछ खुमारी बाकी थी उस एहसास की जो उसने अभी अभी महसूस किया था। नीलम जी की अनुभवी आंखों ने ये बात भांप ली। अरे सॉरी बेटा, हम बिना नॉक किए अंदर। अरे नहीं नानी जी, मैं तो बस श्रुति की तबीयत पूछ रहा था, करण ने हिचकिचाते हुए कहा। श्रुति ने भी इस बीच आंखें बंद कर ली थी और अब धीरे धीरे खोल रही थी। हालांकि चोट काफ़ी गहरी लगी थी, लेकिन शायद उस एहसास ने अंदर तक तृप्त कर दिया था, जिसकी वजह से उसके पीले से कुंपलाए चेहरे पर भी एक अलग ही रौनक सी आ गई थी। श्रुति, इंस्पेक्टर राघव ने मुझे सारी बातें बताई हैं। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया। क्या हम तुम्हारी मदद नहीं करते? क्या रितु हमारी बेटी नहीं थी? जो बात वो मुझे जीते जी बताना नहीं चाहती थी, वो तुमने अब भी मुझे नहीं बताई। प्रकाश जी ने गुस्से से कहा। नाना जी, श्रुति ने प्यार से अपनी बाहें उनकी तरफ फैला कर कहा और प्रकाश जी ने तुरंत ही लेटी हुई श्रुति को अपने गले से लगा लिया। प्रकाश जी की सारी शिकायत और गुस्सा आंसू बनकर बह गया। शायद बेटी की मौत पर जो आंसू आंखों में रह गए थे, वो भी आज बह निकले थे। नीलम जी और करण की आंखें भी नम हो चुकी थी। आज श्रुति को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी और करण उसको लेकर जा रहा था। कार को मोहन लेकर आ गया था। करण श्रुति को लेकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। मोहन को देखकर श्रुति ने आश्चर्य से कहा, अरे मोहन, तुम क्यों आए? अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। मैं ठीक हूँ मैम साहब, आप लोगों ने जो मेरा इतना ख्याल रखा तभी मैं जिंदा हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या होता। मेरा भी कुछ फर्ज बनता है आपके लिए, मोहन ने कृतज्ञता दिखाते हुए कहा। श्रुति को मोहन की भी चिंता थी, क्योंकि उसका भी एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मोहन उनके लिए आ गया था। करण और श्रुति घर आ गए। नीलम जी ने श्रुति की आरती उतारी और उसे अंदर कमरे में लिटा दिया। शांति ने श्रुति की ज़रूरत की सब चीज़ें उसके बेड के पास ही रख दी थी। पता नहीं क्यों करण और श्रुति एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। कुछ कशमकश थी जो दोनों को ही परेशान की रही थी। रंजीत के जेल में जाने के बाद अब श्रुति को अपने पापा की प्रॉपर्टी मिलने में कोई अड़चन नहीं थी। रंजीत की पत्नी निशा ने भी फ़ोन करके श्रुति और नीलम जी से माफ़ी मांगी थी। वो लालची तो थी, लेकिन पति और बेटे के षड्यंत्रों के बारे में उसे नहीं पता था। वो तो बस शादी के बाद मिलने वाली प्रॉपर्टी के सपने देखती थी। आज करण ने फैसला कर लिया था कि उसे श्रुति से बात करनी होगी। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। श्रुति को आज वकील से मिलने जाना था, जिससे आगे की प्रक्रिया शुरू हो सके। श्रुति शीशे के सामने खड़ी होकर बाल काट रही थी कि करण उसके पास जाकर खड़ा हो गया। श्रुति ने उसे प्रश्नवाचक नज़रों से देखा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है श्रुति। हाँ कहो, क्या कहना है? श्रुति ने बाल काटते हुए करण की ओर देखा। वो बात यह है कि करण ने अटकते हुए कुछ कहने की कोशिश की। हाँ बोलो, क्या हुआ? श्रुति, मैं सोच रहा था कि अब तुम काफ़ी ठीक हो गई हो, तो पता नहीं क्या संकोच था जो करण की जबान नहीं खोलने दे रहा था। हाँ अब मैं ठीक हूँ। क्या तुम अपने घर मिलने के लिए जाना चाहते हो? मेरी वजह से तुम काफ़ी दिनों से अपने परिवार से नहीं मिले हो। चाहो तो मैं रास्ते में तुम्हें ड्रॉप कर सकती हूँ। श्रुति ने अपने दिमाग से करण की समस्या को समझने का प्रयास करते हुए कहा। नहीं, वो बात नहीं है। फिर
श्रुति प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना, उसके बाद कुछ फैसला करना। श्रुति ने झुंझलाहट में कंगा एक तरफ फेंक दिया और खुद भी बिस्तर पर पसर गई। अब बोल भी दो, क्यों सस्पेंस बढ़ा रही हो? क्या कहना चाहते हो? जो कहना है कह भी डालो। करण ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, श्रुति मुझे लगता है कि अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत ख़त्म होने वाली है। तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिलने ही वाली है, अब कोई अड़चन नहीं है। रही बात ये कि तुम्हारे पति को आधे का हिस्सेदार बनाया जाना है, तो उसके लिए तुम वकील से कोई समाधान पूछ सकती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी एक बार में ही तुम्हें मिल जाए, और अगर हमें जल्दी ही अलग होना है तो उसकी तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए, जैसे शादी की तैयारी की थी, क्योंकि अचानक बिना कारण तो हम तलाक भी नहीं ले सकते ना। करण ने श्रुति को समझाते हुए कहा। श्रुति को करण की बात सुनकर एक झटका सा लगा। करण की बात सुनकर श्रुति सख्ते में आ गई। श्रुति की हालत की वजह से पिछले कुछ दिनों में करण ने जो समय श्रुति को दिया था और उसकी रात दिन देखभाल की थी, उसकी वजह से श्रुति को करण से ये सब सुनने की उम्मीद ही नहीं थी। हॉस्पिटल में करण की बेचैनी को देखने के बाद श्रुति को करण का इतनी जल्दी अलग होने का प्रस्ताव कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वास्तव में करण ये सब कह चुका था और श्रुति निरुत्तर सुनती ही जा रही थी। एक बार श्रुति के मन में आया कि कहीं कोई और बात तो नहीं जो करण उससे छुपा रहा है, लेकिन करण का सीधा सरल स्वभाव श्रुति के विचार का स्वतः ही खंडन कर रहा था। फिर आखिर बात क्या है? श्रुति ये सब सोच ही रही थी कि करण ने कहा, श्रुति तुम आराम से सोच लो कि क्या करना है। मेरा उद्देश्य बस ये था कि वकील के पास जाने से पहले ही मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हमारा संबंध ज़्यादा दिनों का नहीं है, तो तुम अभी से उसी तरह अपने कागज़ तैयार करवाओ कि बाद में तुम्हें परेशानी ना हो। इतना कहकर करण बड़ी बेरुखी के साथ दूसरे कमरे में चला गया और श्रुति उसे देखती ही रह गई। करण की बातें सुनकर श्रुति अच्छी खासी अपसेट हो गई थी, लेकिन वकील साहब से मिलने का टाइम लिया हुआ था और वो कोई छोटे मोटे वकील नहीं थे, इसलिए श्रुति को जाना ही था। श्रुति ने बड़े मेबन से अपना पर्स और कार की चाबी उठाई और कमरे से बाहर निकल गई। बाहर प्रकाश जी बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे और नीलम जी भी सुन रही थी। श्रुति को देखकर प्रकाश जी ने पूछा, वकील साहब से मिलने जा रही हो? जी नाना जी, उन्होंने बुलाया था मुझे। करण को भी साथ ले जाती, वो भी अब परिवार का हिस्सा है, उसको भी सब जानकारी होनी चाहिए। नीलम जी ने श्रुति से कहा, परिवार का हिस्सा? श्रुति ने मन ही मन सोचा, उसे तो बहुत ही जल्दी है मुझसे पीछा छुड़ाने की, मुझे ही क्या ज़रूरत है उसके पीछे पड़ने की। पता नहीं समझता क्या है अपने आप को। करण की बातों से श्रुति चिढ़ गई थी, मगर प्रत्यक्ष में उसने लापरवाही के साथ कहा, कोई ज़रूरत तो नहीं है कि मैं हर जगह उसके साथ ही जाऊं। प्रॉपर्टी का मामला है, पहले मैं खुद ही सब समझना चाहूँगी। श्रुति तेज कदमों से चलती हुई बाहर निकल गई। श्रुति को आज करण की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। अजीब सी हालत थी उसकी। पता नहीं वो गुस्सा था या दुख या फिर दिल पर कोई चोट जो अंदर ही अंदर उसे परेशान कर रहा था। प्रकाश जी और नीलम जी को भी उसकी बात सुनकर कुछ अजीब सा लगा। करण कब से उसके लिए गैर हो गया। उसने सबसे ऊपर होकर उससे शादी की थी अपनी पसंद से, फिर इस तरह से श्रुति वकील से मिलकर आ गई थी। उसने नाना जी और नानी जी को वकील की सारी बातें बता दी थी कि अब सारे कागज़ तैयार हो चुके हैं और श्रुति ने भी उन पर साइन कर दिए हैं। अब वो अपने पापा का बिजनेस और प्रॉपर्टी संभाल सकती है। रंजीत के हिस्से की मालिक अब उसकी पत्नी निशा होगी और उसमें करण की हिस्सेदारी। नानी ने पूछा, करण की कोई हिस्सेदारी नहीं रहेगी क्योंकि वो नहीं चाहता है। वकील साहब उसके लिए भी कागज़ तैयार करा रहे हैं। करण सबको सीधे तौर पर मेरे नाम कर देगा। श्रुति ने गंभीर होकर कहा, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? करण समझदार लड़का है, तुम दोनों साथ में बिजनेस देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रकाश जी ने कहा। श्रुति उनकी बात सुनकर उखड़ गई। आप लोगों को आप भी मुझ पर भरोसा नहीं है? आपके लिए करण मुझसे ज़्यादा है? आपको लगता है वो मुझसे ज़्यादा समझदार है? श्रुति उठकर खड़ी हो गई। अरे रे नहीं बेटी, ऐसा नहीं है, प्रकाश जी ने समझाना चाहा, लेकिन श्रुति ने ध्यान नहीं दिया। इतनी देर में करण भी वहां आ चुका था। श्रुति ने एक उड़ती हुई सी नज़र करण पर डाली और बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। करण आकर उन दोनों के पास बैठ गया। एक बात पूछे बेटा? नीलम जी ने कहा। जी नानी जी, करण ने कहा।
क्या तुम्हारी और श्रुति की कुछ अनबन हो गई है? मैं सुबह से ही महसूस कर रही हूँ कि वो। नहीं तो नानी जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उसके साथ काफ़ी कुछ बदला है इन दिनों में, बहुत कुछ सहा है उसने, इसीलिए श्रुति कुछ ऐसी हो गई है। नॉर्मल होने में कुछ समय लगेगा उसे अभी। करण ने शांत भाव से कहा। हाँ, ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन बेटा तुम उसकी इन सब बातों का बुरा मत मानना। तुम उसे बहुत अच्छे ढंग से समझते हो, इसीलिए कह रही हूँ। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। करण ने दोनों को सांत्वना देते हुए कहा। बेटा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तुम एक समझदार लड़के हो। अब श्रुति तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। हमारा बुढ़ापा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। प्रकाश जी ने कहा। जी जी। करण को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वास्तव में उन्होंने ज़्यादा ही उम्मीद बांध ली थी करण से। कैसे समझ सकते हैं वो करण की स्थिति? जब उन्हें पता चलेगा कि वो दोनों अलग हो रहे हैं तो क्या बीतेगी उन पर, कितना दुख होगा उन्हें। अभी वो लोग कितने बेफिक्र हो गए हैं श्रुति के भविष्य के लिए, लेकिन एक बार फिर से वो पहले वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। करण मन ही मन भगवान से माफ़ी मांगने लगा कि उसकी वजह से उन बुजुर्गों को कितना दुख होगा, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कब तक चलेगी? कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो संबंध भी खत्म। करण का दिमाग परेशान हो गया तो वह भी वहां से उठकर अंदर चला गया। श्रुति अपने कमरे में बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी। करण जानता था कि वो सोई हुई नहीं है। एक बार तो उसका मन हुआ कि वो भी चुपचाप जाकर बराबर वाले कमरे में बैठ जाए, लेकिन फिर मन में विचार उठा, कब तक ऐसा चलेगा? श्रुति को प्यार से आराम से समझाना पड़ेगा, तभी समस्या का समाधान होगा। माना कि बहुत जिद्दी और गुस्सैल लड़की है श्रुति, फिर भी वो बहुत मासूम है। बचपन ही से ही अलग परिस्थितियां में रही है, इसीलिए थोड़ी बददिमाग हो गई है। यह सब सोचकर करण बेड के पास रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने प्यार से पुकारा, श्रुति श्रुति। श्रुति की बंद पलकों में कुछ हरकत हुई, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। करण ने एक बार फिर से कहा, श्रुति मुझे पता है कि तुम सो नहीं रही हो, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो। इस बार श्रुति ने झटके से आँख खोल ली और करण की ओर गुस्से से देखा। कहो, क्या कहना है? सुबह कुछ कसर रह गई थी क्या कहने में, जो फिर परेशान कर रहे हो? पहले गुस्सा छोड़ो और फिर मेरी बात सुनो। तुम कहती हो ना कि हम दोस्त हैं, तो फिर दोस्त की बात ठीक से सुनो और समझो। करण ने श्रुति को बहलाने की कोशिश की। श्रुति झटके से उठी और बेड पर पालती मार कर बैठ गई। अपने दोनों हाथों को उसने अपने गालों पर टिका लिया और आंखें बड़ी करते हुए कहा, अब ठीक है तो फिर सुनाओ और ठीक से समझाओ। चलो शुरू हो जाओ। उसकी इस हरकत को देखकर करण को हंसी आ गई। बिल्कुल बच्ची हो तुम, बस बनती हुई हो समझदार, बिल्कुल बच्चे जैसी हरकतें करती हो। हाँ हाँ, तुम तो बाबा आदम के ज़माने से चले आ रहे हो। सारी जिम्मेदारी का ठेका, समझदारी का ठेका तुम्हारे ही तो पास है। नाना जी नानी भी तो यही समझते हैं ना कि श्रुति पागल है और करण कितना समझदार है ना? ये सब मुझे पता है, अब आगे कहो। श्रुति ने जले भुने स्वर में कहा। करण ने कुछ गंभीर होते हुए कहा, अच्छा एक बात बताओ, ये बात तो पहले से ही डिसाइड थी ना कि तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी तो हम अलग हो जाएंगे, और मैंने तुम्हें बस यही कहा था कि अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट की शर्त पूरी होने जा रही है तो हमें अलग होना है, तो फिर इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? श्रुति ने कुछ नहीं कहा और बस एक टक करण की ओर घूरने लगी। शुक्र मनाओ कि मैं इतनी प्रॉपर्टी के लालच में पड़कर शर्त नहीं भूला, वरना कोई और होता तो प्रॉपर्टी पर पूरा कब्जा कर लेता। इस बार करण ने मजाक से बहलाना चाहा। पता नहीं श्रुति को क्या हुआ कि उसने आगे बढ़कर करण का हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, काश कि तुम ऐसा ही करते, भूल जाते सारी शर्तों को। श्रुति ने खोई हुई सी आवाज में कहा। करण चौंक गया। लेकिन क्यों श्रुति, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? करण ने उलझे हुए स्वर में कहा, क्योंकि प्यार में कोई शर्त नहीं होती करण। श्रुति की आवाज़ भारी हो चुकी थी। करण को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या श्रुति का वही मतलब है जो वो समझ रहा है? श्रुति अभी भी करण की ओर एकटक देख रही थी।
उसके उन हाथों में एक कंपन था जो करण का हाथ थामे हुए थे। करण भी ये महसूस कर पा रहा था। करण के लिए ये सब कुछ अप्रियशित था। हालांकि उसके मन में भी श्रुति के लिए कोमल भावनाएं जन्म ले चुकी थी और उन्हीं से बचने के लिए करण ने जल्दी से श्रुति से अलग होना चाहा। लेकिन श्रुति इस तरह उसके सामने अपने प्यार का प्रस्ताव कर देगी, ये उसने सोचा भी नहीं था। अब सोचते ही रहोगे या कुछ कहोगे भी। उसकी हालत देखकर श्रुति को मजाक सूझी। क्या आपसे पहले किसी लड़की ने प्रपोज नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। करण के मुंह से बेध्यानी में निकल गया और अपनी कही हुई बात का मतलब समझकर वो खुद ही झेप गया। उसकी इस बात पर श्रुति खिलखिला कर हंस पड़ी। अब करण को भी हंसी आ गई। लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट भाड़ में गया। कॉन्ट्रैक्ट, अब बस हमें जिंदगी साथ में बितानी है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती करण। अब कुछ मत कहो, हम कानूनी रूप से पति पत्नी हैं और हमेशा रहेंगे। और अब हम हमेशा पति पत्नी ही बनकर रहेंगे। और अब अगर तुमने अपनी समझदारी झाड़ी ना तो बस। श्रुति के गुस्से में भी प्यार छिपा हुआ था। अरे रे, ऐसे कैसे? तुम तो जबरदस्ती पर उतर आई। मेरी भी एक शर्त है। वैसे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि प्यार में कोई शर्त नहीं होती, फिर भी तुम कहकर अपने मन की निकाल लो। बाकी ये मुझ पर निर्भर है कि तुम्हारी शर्त मानी जाएगी या नहीं। श्रुति ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा। तुम मुझे कभी बेईमान नहीं समझोगी कि मैंने प्रॉपर्टी के लालच में ये सब स्वीकार किया है, करण ने गंभीर होते हुए कहा। श्रुति करण की ओर एकटक देख रही थी और उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। जी, मैं आपको बेईमान नहीं, बहुत बड़ा बेईमान समझूंगी, क्योंकि आपने मेरी प्रॉपर्टी के साथ साथ मुझ पर भी कब्जा कर लिया है। अब ठीक है ना? श्रुति ने शरारत से हंसते हुए कहा। उसकी इस बात पर पता नहीं कब करण ने उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और उसके होठों पर अपने प्यार की मोहर लगा दी। अब उनके बीच एक नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो चुका था, प्यार का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई भी शर्त नहीं होती। कुछ देर बाद श्रुति और करण के कमरे से दबी दबी सी हंसी की आवाजें आ रही थी, जो प्रकाश जी और नीलम जी के कानों तक भी पहुंच रही थी। अच्छा नीलम, एक बात बताओ, आज तुम्हें क्या सूझी जो तुमने करण से इस तरह की बातें की और मुझसे भी इस तरह करण को श्रुति की जिम्मेदारी वाली बात कहलवाई? प्रकाश जी ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि मुझे कल्पना ने बताया था कि करण और श्रुति वास्तव में एक नहीं है, एक होने का नाटक कर रही हैं और श्रुति वास्तव में ही करण से बहुत प्यार करती है और करण उससे अलग होने का मन बना रहा है। इसलिए आग को हवा देने की जरूरत थी और अब पता चल रहा है कि आग दोनों तरफ ही बराबर लगी हुई थी। नीलम जी ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। अब मैं चैन से मर सकूंगा। प्रकाश जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मरे हमारे दुश्मन, मैं तो श्रुति के नन्हे मुन्नों को गोद में खिलाए बिना कहीं नहीं जाने वाली, नीलम जी ने करारे स्वर में कहा। और फिर वो दोनों ही ठाकर लगा कर हंस पड़े। श्रुति और करण के कमरे में शांति थी, क्योंकि अब उनके प्यार की अनोखी कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की प्यार भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानियाँ लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।